नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपनी एमसीक्यूज़ जो 3000 एमसीक्यूज़ जो हम आपके रिवीजन के लिए जो सीरीज जो स्टार्ट कर रखी थी उसका आज पार्ट 5 है, क्योंकि हमने 200 एमसीक्यूज़ अपने कंप्लीट कर लिए थे। तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा आप जो लर्न हिस्ट्री यूट्यूब जो एप्लीकेशन है उस पे भी आप विजिट कर सकते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो यूजीसी नेट जेआरएफ के जो कोर्सेज है वो भी हमने लॉन्च कर रखे हैं, और उसके जो डेमो क्लासेस है उसकी वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन है उस पे भी डाउनलोड करके आप डेमो क्लासेस वो आप सब देख सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके जवाब हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। और ये जो वीडियो है जो पॉलिटिकल साइंस की जो हम एमसीक्यूज़ की लेके चल रहे हैं, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, आपके साथी जो पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आना है, उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। उन सब के साथ आप ये शेयर कर सकते हैं, और जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 201 पे आ चुके हैं हम, ठीक है। अभी तक हमने 200 क्वेश्चन किए हैं, उसमें आपको पता लग गया होगा कि विद एक्सप्लेनेशन ये ओनली 200 क्वेश्चन ही नहीं है, ये उनसे ज़्यादा है कहीं, ठीक है, डबल है कहीं। इतने मैंने आप इनके साथ क्वेश्चन के साथ मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है कि मार्क्सिस्ट थ्योरी में क्या है, द स्टेट विल, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है इसमें स्टेट विल, ये एक स्लोगन भी था। ये एक स्लोगन भी था आपका, वेदरिंग अवे स्टेट, ठीक है। ये एक मार्क्सिज्म में स्लोगन भी दिया गया था, ठीक है। इस स्लोगन के बारे में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाए तो इसमें भी आपसे वही पूछा गया है कि स्टेट को कब हटाया जाएगा, हटाने के लिए विदरिंग अवे स्टेट, ये एक स्लोगन भी था। तो इसमें कौन सा आएगा आंसर, तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा अपना सी, सही आएगा, ठीक है। जो सर्वहारा जो पूंजीपतियों की संपत्ति को छीन लेता है तब ये स्लोगन दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो हम देखें तो इसके अलावा ये डायरेक्ट स्लोगन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये किससे रिलेट करता है। तो इसमें जैसे रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर टेक प्लेस, ये भी मार्क्सिज्म से रिलेट है। क्लासलेस सोसाइटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये भी आपके मार्क्सिज्म से रिलेट करता है, ठीक है। जो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ये जो स्लोगन है ये तभी दिया गया था जब जो वर्कर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, टोटली क्या कर देता है अपनी, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो छीन लेता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स का वर्क हमने बहुत बार, जो पीछे की वीडियोस हैं उनमें भी काफी बार देखा है, ठीक है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो मैं बता देता हूँ आपको। पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ठीक है। और दास कैपिटल हो गया। इससे पहले एक वो भी था आपका, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। और जो एंजल के साथ जो वर्क थे उसमें होली फैमिली आ गया। ये सभी हमने वर्क जो पीछे जो हमने 4 पार्ट हो चुके हैं इस वीडियो के, उसमें हम सारी इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और आ गया आपका जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें वो हीगल को क्रिटिसाइज करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या करते हैं, वो रेवोल्यूशन के बारे में बताता है मार्क्स, ठीक है। ये सब वर्क आपको ध्यान रखने हैं। एंजल का वर्क भी है, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द आइडियाज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर सबसे पहले कब आए थे, सिटी स्टेट्स के बाद आए थे, ठीक है। सिटी स्टेट्स का नाम लेते आपको दिमाग में आना चाहिए प्लेटो एंड एरिस्टोटल।
ठीक है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। फिर उसके बाद एरिस्टोटल के जो शिष्य थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर, जिसके बारे में आपको पता होगा, जिन्होंने एम्पायर सिस्टम को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए तवज्जो दी थी। उसके बाद जो आपको ऐसे रिलेट आपको करना है, सिटी स्टेट्स के बाद रोमन एम्पायर आते हैं, ठीक है। तो आइडियाज ऑफ रोमन एम्पायर क्या क्या थे उसमें? एक तो सबसे पहली बात तो वो कॉस्मोपॉलिटन थे, क्योंकि एक ही एम्पायर था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नेशन, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसी एम्पायर में क्या होता है, 30 इयर्स ऑफ वॉर भी होता है, ठीक है। इसमें ऑर्डर भी था, यूनिटी भी थी। तो स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही निकल के आएगा, ठीक है। 30 ईयर ऑफ वॉर अपना कब खत्म हुआ था? मैंने आपको बताया था, जो पीछे वीडियोस गई उनमें भी मैंने आपको बताया था। जो 30 इयर्स ऑफ वॉर जो आपका 1618 से लेके 1648 तक चलता है। और 1648 में क्या होता है? आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है। उसके बाद ये 30 ईयर ऑफ वॉर खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेशन स्टेट है उनका उदय होता है, ठीक है। और जो वेस्टफेलिया जगह कहाँ पे है? ये आपकी जर्मनी में। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने डिस्क्राइब किया था स्टेट को, कि ये पार्टनरशिप इन ऑल साइंसेज, ए पार्टनरशिप इन ऑल आर्ट, ए पार्टनरशिप इन एवरी वर्च्यू, इन ऑल परफेक्शन। तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एडमंड बर्क आएगा, ठीक है। बर्क के बारे में बात करें तो एक तो इन्होंने क्या, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया था एक तो, ठीक है। और इन्होंने इनको एडमंड जो बर्क है, इनको क्रिटिसाइज किसने किया था? मैरी विल्सन क्राफ्ट ने किया था, ठीक है। कौन सी बुक में? विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन, ठीक है। विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन में मैरी wollstonecraft, जो आपको जो ग्रैंड मदर बोली जाती है, किसकी? लिबरल फेमिनिज्म की बोली जाती है। जो विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन वो पहले लिखती है, उसके बाद वो विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन लिखती हैं। तो विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन में वो एडमंड बर्ग को क्रिटिसाइज करती है, और विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन में वो रूसो को क्रिटिसाइज करती है। रूसो के कौन से वर्क को क्रिटिसाइज करती है? इमाइल को, जो किस पे था? एजुकेशन पे था, जिसमें महिलाओं के एजुकेशन को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया इसमें, हाँ। इसमें आपसे पूछ रहा है अरेंज करना है कि कैसे इवॉल्व हुए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्रीक के सिटी स्टेट आपके दिमाग में रिलेट करने के लिए आपको तुरंत आना चाहिए प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है। फिर एरिस्टोटल का शिष्य आपके दिमाग में अलेक्जेंडर आना चाहिए। अलेक्जेंडर ने काफी जो अलग अलग सिटी स्टेट थे या नेशन थे उनको कैप्चर कर लिया था, एम्पायर सिस्टम को बढ़ावा दिया। तो फिर आ गया अपना रोमन एम्पायर सिस्टम आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या खड़े होते हैं? फ्यूडल स्टेट खड़े होते हैं। फिर आपका नेशन स्टेट इवोल्व होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये आपको पता होगा कि रोमन एम्पायर क्या होता है। रोमन एम्पायर में 30 ईयर ऑफ वॉर चलता है। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है 1648 में, ठीक है। उसके बाद आपके रोमन एम्पायर खत्म हो जाते हैं। उसके पैरेलली आपका फ्यूडल स्टेट भी चलता है, नेशन स्टेट आपके उसके बाद इवॉल्व होते हैं, ठीक है। और जब भी हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही वर्ड है, नेशन भी है और स्टेट भी है, ठीक है। तो इन दोनों को ही यदि एक साथ पढ़ा जाता है, लेकिन वर्ड का मीनिंग है इन दोनों का अलग अलग है। क्योंकि जब भी हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब यही होता है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जो कि क्या है? सोवरेन है। कहीं भी स्टेट लिखा आ जाए आपको, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए स्टेट ही सोवरेन है, ठीक है। नेशन का क्या है? नेशन थोड़ा कल्चर से रिलेट करता है, कि किसी भी देश में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर सेम है, कस्टम सेम है, कल्ट सेम है, फूड सेम है, ठीक है। तो उससे रिलेट करता है, ये फीलिंग बेस्ड है।
ठीक है, वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बेस्ड है। ठीक है, तो जब भी आपको बोला जाए कि नेशन सोवरेन है या स्टेट सोवरेन है, तो स्टेट सोवरेन है। सोसाइटी सोवरेन है या स्टेट सोवरेन है, तो स्टेट सोवरेन है। गवर्नमेंट सोवरेन नहीं है, स्टेट सोवरेन है। तो ये भी आपसे काफी बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया ये तो। इसमें आपसे पूछ रहा है कि early Greeks who held view that the state is a divine inspiration guiding the footstep of man into the external truth. So footstep in external but the divine of making the convention. Egoistic बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना डी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि आपका राज्य की कानून धारणा किसके लेखन में अभिव्यक्ति मिलती है? लीगल लीगल तो अपना बेंथम भी आ गया, ऑस्टिन, लास्की, मैकाइवर, हीगल, ओडिन, हीगल, बेंथम। तो इसका सही आंसर अपना आ जाएगा ए, सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या था, बॉर्डिन और होब्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी। ठीक है, बेंथम के बारे में जब भी बात करते हैं तो फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और बेंथम ने क्या कहा था कि जो नेचुरल राइट है वो क्या है? नॉनसेंस है। ये कॉन्सेप्ट ही नॉनसेंस है नेचुरल राइट का। ठीक है, क्योंकि वो लीगल राइट को तवज्जो देते हैं। ठीक है, ऑस्टिन की जो सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो वो एक जो इंडिविजुअल है उसको ज्यादा पावर देने की बात करता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। तो नेचुरल राइट का ये हो गया। नेचुरल राइट के फादर कौन माने जाते हैं? नेचुरल राइट सबसे पहले एक तो किसने दिए थे? तो फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक, जिन्होंने कौन से आपके नेचुरल राइट दिए थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा एक थिंकर थे जेफरसन, उन्होंने क्या दिए थे राइट? लाइफ, लिबर्टी तो दिया था, प्रॉपर्टी की जगह उसने क्या ऐड कर दिया? हैप्पीनेस। लाइफ लिबर्टी तो है ही, आपका इसके साथ हैप्पीनेस ऐड कर देता है तो वो वहां पे जेफरसन आ जाएगा। आपसे काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि whom the following define the sovereignty if I determinate the human superior not in the habit of obedience is like superior receiving habitual for bulk of the given society the human superior। अब ये देखो, ह्यूमन सुपीरियर इज सोवरेन। जब एक ह्यूमन सुपीरियर सोवरेन की बात करता है तो हमने क्या कहा था कि ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी जब भी हम पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है। बाकी सब बकवास, हमें सिर्फ इस लाइन को पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या आ गया? होप्स के बारे में देख ले थोड़ा सा। ओडिन की एब्सोल्यूट सोवरेनिटी हो गया। बार बार बताने का मतलब यही होता है हर वीडियो में कि आपको वो बार जो जो चीज आप बार बार देखते हो तो वो बार बार रिकॉल होती है आपको। ठीक है, और बार बार आपके रिपीट होती है तो वो इजी, जब एग्जाम में आप प्रेशर होता है तो आपको इजीली रिकॉल होने लगती है वो चीजें, क्योंकि आपने इतनी बार, एक तो आपने सुना है, दूसरा आपने, मैं जब लिखता हूँ तो आप उसको देखते भी हो तो वो तुरंत याद आ जाती है आपको। ठीक है, होप्स के बारे में बात करें तो होप्स ने एक तो स्टेटमेंट दी थी आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, हो गया। ठीक है, एक ये कहता है कि मैन क्या है? पावर सीकिंग एनिमल है। ठीक है, और क्या है? इनके जो वर्क हैं वो कौन सा हो गया? डिसाइव और लिवाइथन और दी कॉर्पोरी और दी होमिनी। ये चारों ही वर्क आपको याद रखने हैं। ठीक है, और
स्टेट ऑफ नेचर ये क्या बताते हैं? स्टेट ऑफ वॉर नेगेटिवली बताते हैं, ठीक है। लोक और आपका रूसो क्या बताते हैं? स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिवली डिफाइन करते हैं। तो लास्की के जो वर्क हो गया आपका, एक तो हो गया ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। और क्या हो गया? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, और क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। और क्या हो गया? लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ठीक है। और अकेला यदि आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न स्टेट किसका वर्क है, तो वो मैकाई वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है आपसे कि स्टेट इज ए सोसाइटी ऑफ सोसाइटीज, तो सोसाइटीज ऑफ सोसाइटीज तो मतलब प्लूरल, ठीक है। स्टेट इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, तो क्या हो गया? इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, ये आवश्यक बुराई है, ये किसने कहा था? ये कहा था थॉमस पेन ने। ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। और वैसे ये किसकी है? आपकी इंडिविजुअलिस्ट। यहाँ पे क्लासिकल लिबरल भी दे सकता था, ये लिबरल भी दे सकता था, तो किसी भी हिसाब से फ्रेम कर सकता है। इन वर्ड में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसकी जगह वो भी क्लासिकल लिबरल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वॉर इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू विमेन, तो ये आपका आपका फासिस्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि beside the sovereign which law recognize there is another sovereign in whom the legal sovereign must bow to her, the following does the statement refer to? Political sovereignty, ठीक है, राजनीतिक संप्रभुता, सी आएगा इसमें। और क्या है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर हेल्ड दैट व्यू दैट द सेटिंग अप ऑफ ए गवर्नमेंट इज मच लेस इम्पोर्टेंट इवेंट देन द ओरिजिनल कॉम्पैक्ट देन सिविल सोसाइटी, कि किसका विचार था कि सरकार की स्थापना करना बहुत कुछ है, मूल्य कॉम्पैक्ट के महत्वपूर्ण घटना नागरिक समाज, अच्छा इसका ट्रांसलेशन ठीक से नहीं है, कर लेना है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका लोक, सही आंसर आएगा, ठीक है। होब्स की जो वर्क थे वो हमने देख लिए। लोक के जो वर्क हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, लोक को पहले तो क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं। इनके राइट मैंने आपको बता ही दिए थे, लाइफ लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो नेचुरल राइट के बारे में बात करते हैं। और लोग के जो वर्क हैं वो हो गया टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जिसमें ये क्रिटिसाइज किसको करते हैं? फिल्मर को करते हैं। और फिल्मर के कौन से वर्क को? पैट्रियार का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रूसो के बारे में बात करें तो रूसो को मैंने काफी बार बताया है कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म भी बोलते हैं। इन्होंने बैक टू नेचर का स्लोगन भी दिया था। और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो हो गया अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो है ही। उसके बाद इमाइल हो गया जो कि एजुकेशन है। और डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज है, जिसमें आज की मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, हाँ इसमें आगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये किसने कही थी कि sovereign was created by means of social contract. He was not a party to the contract. There was no limitation on this authority, which was absolute. Sovereignty was indivisible. The only occasion when the individual can disobey the sovereign was when the sovereign wanted to kill him. अब मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि वो एक इंडिविजुअल है, वो स्टेट को कब उसके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है? कि जब स्टेट उसको मारना चाहे। तो ये स्टेटमेंट क्या है कि जब हमने पढ़ा था
कि होब्स की जो होब्स के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं, होब्स का क्या है, स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर है। वो क्या है, स्टेट ऑफ वॉर। और वॉर किसके बीच में, वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो अब इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए क्या है, लोग अब एक साथ आते हैं, ठीक है, एक साथ आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार साथ आते हैं, और एक सोवरेन जो स्टेट है, सोवरेन का मतलब यही है स्टेट, कि वो स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो इन सब लड़ाई झगड़ों को जो सोसाइटी में चल रहे हैं उसको खत्म करे, जो उनके डिस्प्यूट है उनको रिजोल्व करवाए, ठीक है। और वो एक ही, होप्स बताता है कि एक ही रीजन ऐसा होता है कि जिसमें अब आपने जो अपने सारे राइट किसको दे दिए, स्टेट को दे दिए, सिर्फ एक ही राइट ऐसा रहता है, लाइफ प्रिजर्वेशन के बारे में बोलता है। यही यहाँ पे बोल रहा है कि जब स्टेट आपको मारना चाहे तो आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो सकते हो, सिर्फ ये राइट आपको है, एक इंडिविजुअल को। तो ये स्टेटमेंट अपनी किसकी होगी, ये होगी होब्स की, ठीक है, क्योंकि बाकी सब राइट तो स्टेट को दे दिए, सिर्फ आपके पास एक राइट है, आप स्टेट के अगेंस्ट कब हो सकते हो, सोवरेन के अगेंस्ट कब हो सकते हो। ने सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट यदि बड़ी भी दी जाए तो घबराना नहीं है, उसमें सबसे पहले कुछ बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें क्लू मिल जाता है उसमें कि किस थिंकर ने क्या कहा था, यदि लैंग्वेज भी थोड़ी टिपिकल दी हुई है तो। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं कि इट वाज द जनरल, अब ये जब भी आता है ये वर्ड, जनरल विल इज द रियल विल, गॉड विल, तो ये सबसे पहले क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, रूसो ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, रूसो ने दिया था, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना दिखना चाहिए, क्वेश्चन निकालना है हमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सी देखते हैं कि सोवरेनिटी लाइज विद द स्टेट विच perfected rationality and absolute fixed and in itself state was supreme। अब देखना, state was a supreme community, तो मतलब स्टेट को सबसे ऊपर रख रहा है, ठीक है, स्टेट को सबसे ऊपर रखा है, स्टेट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो ऐसा कौन करेगा, आइडियलिस्ट करेगा। आइडियलिस्ट यहाँ पे कौन है, ईगल दे रखा होगा, पीछे ईगल दिखाई दिया था, हाँ ईगल, तो बस ये अपना इससे मैच कर गया, ठीक है। डी देख लेते हैं, इसमें कहता है कि सोवरेन वाज क्रिएटेड बाय सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ही डिड नॉट पोजेस अनलिमिटेड। अब देखो कि ये कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से तो स्टेट बनाया गया है, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, कि जो जब भी हम देखते हैं कि स्टेट की जो पावर है वो लिमिट में रखें, तो वो कौन होते हैं, वो लिबरल होते हैं, आइडियलिस्ट तो होते नहीं, क्योंकि आइडियलिस्ट तो स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ लिबरल की बात कर रहा है कि जो क्या करता है, जो स्टेट की पावर क्या करता है, लिमिट में रखता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लिबरल है। और यहाँ पे फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है, पीछे देखते हैं, ये लोग दे रखा हमें, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो चारों ही स्टेटमेंट भले ही बड़ी हूं, लेकिन हमें छोटे छोटे क्लू उसमें से निकालने हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को हम इजीली टैकल कर पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो फिलोसफर था जिसने अडॉप्ट किया था गोल्डन मीन को, और वो कौन थे, एरिस्टोटल, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बी, सही आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा हमने प्लेटो के जो वर्क है वो भी देख लिए थे, ठीक है। एक तो एरिस्टोटल का जो वर्क है, यदि आपसे यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि जो गोल्डन मीन का जो कॉन्सेप्ट है जो एरिस्टोटल ने अडॉप्ट किया था, वो कौन सी बुक में, ठीक है, कौन सी बुक में उसके बारे में बताया गया है, तो वो पॉलिटिक्स नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी इनका वर्क है, वो पॉलिटिक्स नहीं आएगा, वो कौन सा आएगा, वो आएगा निकोमैकियन एथिक्स, ठीक है। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना निकोमैकियन एथिक्स आएगा, जिसमें गोल्डन मीन के बारे में एरिस्टोटल ने बताया है, डिफाइन किया है, पॉलिटिक्स नहीं आएगा, निकोमैकियन एथिक्स आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए, प्लेटो का जो वर्क है वो बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो प्लेटो की एक स्टेटमेंट है काफी कि
इंपॉर्टेंट है कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है, इसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट को वो कैसे डिफाइन करते हैं, एक एल्गोरी केव का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ठीक है, उसमें वो डिफाइन करते हैं कि किस हिसाब से एक ऐसे केव बनाई होती है। ठीक है, और यहाँ पे किसी पर्सन को बिठाया होता है, उनका फेस इस साइड होता है, यहाँ पे आग जला दी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे चीजें आपका क्या है, जो यहाँ पे आग जला दी, यहाँ पे चीजें दिखाई जाती है, तो उसकी जो परछाई है वो यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे जो लोग जो बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको लगता है कि ये जो ये यही रियलिटी है, जो शैडो है यही रियलिटी है। लेकिन ये रियलिटी नहीं होती जब वो यहाँ से निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर सरफेस है, यहाँ पे सब कुछ है, स्काई वगैरह नेचर वगैरह सब कुछ है। तो वो बाहर निकल के आते हैं, तब उन्हें पता लगता है कि रियलिटी ये नहीं थी, रियलिटी ये है। तो जो एल्गोरी केव का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके प्लेटो ने दिया था, वो बेसिकली इसको डिफाइन करते हुए कि रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो वर्क है, जो प्लेटो के जो वर्क है वो हमने देखे थे। एक तो आ क्या आपका अपोलॉजी हो गया, एक आपका क्रीटो हो गया। एपोलॉजी में ज़्यादातर जो ब्लेम लगाए गए थे सोक्रेटिस पे, उसके बारे में बात करता है। क्रीटो में आपके सोक्रेटिस भी डेथ के बारे में बात करता है। ठीक है, और एक और था, एक सोफिस्ट भी था वर्क उनका, रिपब्लिक। रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रूसो ने भी कहा था कि ये एजुकेशन पे बेस्ट वर्क है। ठीक है, और रिपब्लिक को उर्दू में किसने कन्वर्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने रियासत रखा था, ये आपको बताना है। क्योंकि पीछे वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने रिपब्लिक बुक को उर्दू में कन्वर्ट करके उस बुक का नाम रियासत रखा था। ठीक है, और वो कौन से आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो सोफिस्ट हो गया। पहले तो सोफिस्ट वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सोफिस्ट वर्ड का क्या है, क्योंकि प्लेटो के टाइम पे ये था कि पॉलिटिक्स को एज ए मीन यूज किया जाए। इसका मतलब क्या है कि ये जो सोफिस्ट जो लोग थे, ये पढ़ाने के पैसे लिया करते थे एक हिसाब से। ये बताते थे कि लोगों को बताते थे कि पॉलिटिक्स आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स सोर्स है मनी का, पावर का। ठीक है, और इसके अगेंस्ट थे प्लेटो। ठीक है, वो ये कहते थे कि सिर्फ मनी और पावर का ही सोर्स नहीं है पॉलिटिक्स, और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप देश को डेवलप कर सकते हैं, देश को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, करप्शन को खत्म कर सकते हैं, इन चीजों को। तो यदि यदि पॉलिटिक्स, सोफिस्ट बोलते थे कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर के लिए है, मनी के लिए है, तो इस हिसाब से वो बोलते थे कि एथेंस में इसी हिसाब से जो करप्शन बढ़ रहा है तुम जैसे लोगों की वजह से। तो इसलिए वो सोफिस्ट लोगों के अगेंस्ट थे। वो बताते थे कि आपको पॉलिटिक्स को इस हिसाब से नहीं दर्शाना चाहिए लोगों को कि वो सिर्फ ही पावर का जरिया है और पैसे कमाने का जरिया है। ठीक है, तो सोफिस्ट वर्ड आपने ये जान लिया होगा। रिपब्लिक हो गया, स्टेट्समैन हो गया, और आपका क्या हो गया लास्ट, द लॉज। ये सारे वर्क आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लोक के अपने हमने जो कर ही लिए आपके। एक तो आपका लोक का हमने देख लिया था, क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट हो गया, और लेटर ऑफ टॉलरेंस, इसका इनका ही वर्क था लोक का। ठीक है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इनके नेचुरल राइट हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो प्लूरलिस्ट है वो क्रिटिक है किसके, क्लासिकल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, सेंटर रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड लॉ, अकॉर्डिंग स्टेट इज द सोर्स ऑफ लॉ, लव इज ए इंटीरियर सुपीरियर टू द स्टेट वाज, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना बी, सही निकल के आएगा। ठीक है, रीड आउट कर लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में बात कर रहा है कि ऑस्टिन थ्योरी एट्रीब्यूट्स टू द सोवरेन मोरल पॉलिटिकल एब्सोल्यूट द पावर ऑफ पॉलिटिकल एजेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में जब भी हम एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं, ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में बात करते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन को सुप्रीम की बात करता है जिसके पास पूरी पावर है।
नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड ऑटोनॉमिक ग्रुप्स ऑफ एसोसिएशन इम्प्लाई दैट they are together independent of authority of state, they are morally and legally superior to the state, they are morally and legally as per with the state, they do not have existence act of creation by the state, they are morally, इसका सही आंसर अपना सी सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग कि कौन कौन सा मैच करता है, इस वर्ड का मतलब है कि जो फोकस करे आर्ट एंड स्किल पे। ठीक है, द स्टेट एज एन, ये नहीं है, स्टेट एज ए मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म एरिस्टोटल हो गया, डिवाइन इंस्टीट्यूशन जेम्स वन। तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना ऑप्शन 2 और 3 इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसमें। ठीक है, एक पीछे आई थिंक वो निकल गया, लॉक के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो माइंड है, माइंड इज टबुला रासा, TABULARASA। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? एक बार फिर से लिख देता हूं। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? क्लीन स्टेट। लोग कहता है कि ये जो अपना दिमाग है ना, तो उसमें वो एकदम क्लीन स्टेट है। ठीक है, उसमें नॉलेज कैसे आएगी? नॉलेज आएगी ऑब्जर्वेशन से। हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, धीरे धीरे फिर वो नॉलेज ऑब्जर्वेशन से हमारे दिमाग पे क्या होती है, प्रिंट होने लगती है। धीरे धीरे उन चीजों को हम एनालाइज करने लगते हैं। ये भी आपसे काफी बार पूछा गया है, जॉन लोग का जो कॉन्सेप्ट है टेबुला रासा की, इसका मतलब क्या है, क्लीन स्टेट है। और उसमें जॉन लोग आपको बताते हैं कि जो माइंड है उसका मतलब ये है कि वो क्लीन स्टेट में है। अब आगे जो नॉलेज उसमें प्रिंट होगी धीरे धीरे, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्रिंट होगी, तो पहले कुछ भी प्रिंट नहीं होती। लेकिन सोक्रेटिस यहाँ पे क्या कहता है, सुकरात कहता है कि जो माइंड में जो नॉलेज है ना, बेसिकली वो सोल पे पहले ही इम्प्रिंटेड होती है। ठीक है, और उस नॉलेज को जानने के लिए हमें क्या लगाना है, सिर्फ रीजन लगाना है, रीजनिंग लगानी है एक हिसाब से। ठीक है, तो दोनों में ही यहाँ पे जो जॉन लॉक है, वो सोक्रेटिस का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहता है कि जो नॉलेज है वो आपके जो सोल है उसमें पहले से इम्प्रिंटेड होती है, आपको सिर्फ रीजनिंग लगानी है और जानना है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और जॉन लोग बताते हैं कि माइंड एक क्लीन स्टेट है जिसमें पहले से नॉलेज इम्प्रिंटेड नहीं है, हमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नॉलेज उस पर प्रिंट करेंगे धीरे धीरे, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो ये मुझे बताना था, स्किप हो गया था जॉन लॉक के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द पॉलिटिकल थिंकर हु फर्स्ट यूज द स्टेट, स्टेट सबसे बारे में, स्टेट के बारे में बात करें तो अपना क्या आएगा, मैकेवली आएगा। ठीक है, और मैकेवली के जो वर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंस, द प्रिंस, और आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर आपसे आ जाए और ऑप्शन में सुन जू भी मिले जो कि चाइनीज थिंकर थे, तो ये भी सही होगा, आर्ट ऑफ वॉर आपका मैकेवली का भी है। ठीक है, और डिस्कोर्सेस ऑन लीवी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, रिपब्लिक, रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रिंस, और यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि मॉडर्न प्रिंस किसका है, प्रिंस का तो ठीक है, लेकिन मॉडर्न प्रिंस आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये है आपका ग्रैमसी का। ग्रामसी का एक इंपॉर्टेंट वर्क और भी था अपना, प्रिजन नोटबुक था। ठीक है, और ये फाउंडर थे किसके, जो कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश की गई थी इटली में, उसके फाउंडर थे। जो मसलिनी थे
उसके समकालीन थे, कॉन्टेम्पररी थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैकेवली के वर्क हमने देख लिए। टीएच ग्रीन की जो स्टेटमेंट रही पिछली वीडियोस में, उसमें भी हमने देखा था कि इन्होंने कहा था कि स्टेट क्या है, हिंडर द हिंड्रेंसेस, मतलब जो कि किसी इंडिविजुअल की आगे आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए स्टेट है, ठीक है। प्लेटो के वर्क हमने इसमें देख लिए, ये रूसो के वर्क हमने देख लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द पॉलिटिकल थिंकर जनरली प्रिफर्ड फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एरिस्टोटल आएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। जब भी हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें पता लगेगा कि इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, उनको कंपैरिजन किया था। तब एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो प्लेटो थे, प्लेटो को भी कुछ हद तक क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि प्लेटो को क्या बोलते हैं हम? प्लेटो को बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोलते हैं प्लेटो को। उनके कुछ लाइफ के इवेंट्स रहे थे जिनको लेके कि भाई वो पहले तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे प्लेटो, लेकिन वो उसके बाद फिलोसफी की तरफ चले गए थे, ठीक है। उनके लाइफ में सबसे बड़ा एक तो इवेंट क्या रहा था कि उनके जो गुरु थे वो मानते थे कि वो वाइजेस्ट मैन ऑन अर्थ है, कि सबसे समझदार आदमी कौन, सोक्रेटिस। एक तो उस टाइम पे एथेंस में क्या था, डेमोक्रेसी थी। तो डेमोक्रेट्स ने क्या कहा कि सोक्रेटिस है वो लोगों को क्या करता है, यूथ का माइंड वॉश करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोक्रेटिस को यदि देखें हम, सुकरात अपने आप को किस नाम से रिप्रेजेंट करता था? गैड फ्लाई, मतलब वो मक्खी जो कि आपको परेशान कर दे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, कि जिसके डेमोक्रेट जवाब नहीं दे पाते थे। दूसरा रीजन, जो डेमोक्रेट थे उन्होंने उस पर ब्लेम लगाया सोक्रेटिस पे, और उसको सोक्रेटिस को क्या कर दिया, डेथ पेनल्टी दे दी, जहर पिला दिया, ठीक है। एक एक सबसे बड़ा रीजन था कि करप्शन ज़्यादा था एथेंस में, ठीक है। दूसरा, वो एथेंस स्पार्टा के हाथों हार गया था, तो उनको एक रीजन जानना था कि एथेंस जो है स्पार्टा के हाथों कैसे हार गया। और स्पार्टा उस टाइम पे क्या था, एक ऑटोक्रेटिक वहाँ पे रूल चलता था, डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। सब कुछ स्टेट के हाथ में था। इसलिए हम जब भी प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ वो पावर एक फिलोसफर किंग को देना चाहते हैं, सारा स्टेट के हाथ में देना चाहते हैं। जब भी उनकी कम्युनिज्म ऑफ फैमिली पढ़ते हैं, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसका आंसर आपका क्या आएगा? एरिस्टोटल आएगा। जे एस मिल के जो वर्क है, जिसमें सबसे बड़ा है ऑन लिबर्टी, जिसमें वो हार्म प्रिंसिपल देते हैं, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हो गया, ऑन रेवोल्यूशन हो गया, ये सब आपके जे एस मिल के वर्क है, ठीक है। और इसके अलावा क्या आएगा आपका? प्लेटो के वर्क हमने देख लिया। बेंथम को जब भी हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, नेचुरल राइट को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, ठीक है। और यदि बेंथम के जो वर्क देखें वो क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि फेमस ट्रीटीज द प्रिंस, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑथर्ड बाय किसकी है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा मैकेवली आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मॉडर्न प्रिंस आए तो आपका ग्रामसी आएगा। लास्ट के ये वर्क हमने देख लिए, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, क्राइसिस इन डेमोक्रेसी हो गया, और क्या है, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट हो गया। एरिस्टोटल के वर्क हमने देख ली कि उन्होंने गोल्डन मीन वगैरह, और मैन इज ए सोशल एनिमल, एक तो आपका गोल्डन मीन हो गया और मैन इज ए सोशल एनिमल, ये दोनों ही के बारे में कहाँ बताया था, निकोमेकन एथिक्स जो बुक है उसमें। हीगल ने एक तो नेपोलियन को क्या कहा था, नेपोलियन को कहा था वर्ल्ड स्पिरिट, ठीक है। इसके अलावा हीगल के कुछ वर्क हैं वो देख लेते हैं हम, ठीक है। हीगल का एक तो वर्क हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, फिनोमोनोलॉजी ऑफ स्प्रेड, ठीक है। एक क्या है, साइंस ऑफ
लॉजिक। और इनके बहुत बार हीगल को क्रिटिसाइज मार्क्स करते हैं, कौन सी, जर्मन आइडियोलॉजी बुक में, ठीक है। और हीगल के ही स्टेटमेंट है, एक एक तो सबसे बड़ी स्टेटमेंट है कि रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल, ठीक है। एक तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछी जा सकती है। एक स्टेटमेंट क्या है इनकी, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यहाँ स्टेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, यहाँ स्टेट को गॉड के इक्वल, गॉड को स्टेट के इक्वल रख देते हैं, या स्टेट को गॉड के इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैकियावेली के वर्क हमने देख लिए, लास्की के देख लिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इसमें आपसे पूछ रहा है कि द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक इंडिविजुअल होता है, उसकी कुछ नीड्स होती हैं, फिर उसकी नीड्स बढ़ने लगती हैं तो वो धीरे धीरे फैमिली बनाता है, फिर वो विलेज बनाता है, फिर वो एक कम्युनिटी बना दी, फिर उसके बाद वो स्टेट बनाता है, ऐसे बनता है स्टेज टू स्टेज। तो ये इसका क्या आंसर आएगा, ये आएगा अपना एरिस्टोटल आएगा। वो स्टेट, स्टेट की एक सेक ऑफ गुड लाइफ की स्टेटमेंट भी हम देखते हैं एरिस्टोटल की है वो, ठीक है। कांट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, कांट को एक तो बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स। अब यदि ये फादर है मॉडर्न एथिक्स के, तो फादर ऑफ एथिक्स किसको बोलेंगे, तो वो बोलेंगे सोक्रेटिस को, सुकरात को, ठीक है। और जो फादर ऑफ कांट की एक थ्योरी है, डियंटोलॉजिकल थ्योरी, और यदि ये थ्योरी पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे थियोलॉजिकल थ्योरी भी, ठीक है। तो इन दोनों में, कांट ने तो ये दी थी, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है यदि एक एग्जांपल से समझा जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपको ईमानदार होना है, ठीक है। उसका रिजल्ट चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए, इररिस्पेक्टिव, हर एक सिचुएशन में आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कांट ने कहा था कि जो चीज सही है वो सही है, जैसे आपको ईमानदार रहना है तो हर सिचुएशन में ईमानदार रहना है, भले ही उसके जो रिजल्ट है वो आपका प्लेजर मिले या पेन मिले, रिवॉर्ड मिले या ना मिले, ठीक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्मा, कि आपको काम करनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो ये कांट का मेन वर्क है। और इसके अगेंस्ट ही क्या है, थियोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल यदि हम बेंथम का लेके चले, तो बेंथम क्या कहता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेंथम कहता है कि आपको ईमानदार तभी होना है जब आपको ये पता हो कि आगे जाके इसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको ईमानदार रहना है, यदि वो प्लेजर मिले तो आपको ईमानदार रहना है, यदि आपको ये पता हो कि इस ईमानदारी की वजह से आपको पेन मिलेगा तो आपको ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है। तो ये थियोलॉजिकल थ्योरी कहती है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और कांट ने ये थ्योरी दी थी आपकी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कांट को क्या कहते हैं, मॉडर्न एथिक्स के फादर भी बोले जाते हैं, ठीक है। एक, जब भी हम मार्क्स के बारे में बात करते हैं, प्लेटो हो गया, मार्क्स हो गया, हीगल के बारे में बात करते हैं, तो कार्ल पॉपर थे, उनकी एक बुक थी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। यदि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है आपके कि जो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये किसकी बुक है, कार्ल पॉपर की। यदि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है आपके सामने कि जो कार्ल पॉपर की जो बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, उसमें ये किन को क्रिटिसाइज करते हैं, कि ओपन सोसाइटी के एनिमी, दुश्मन किन को मानते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका प्लेटो आएगा, मार्क्स आएगा और हीगल आएगा। ये तीनों ही थिंकर आपको ध्यान रखने हैं, स्टार मार्क कर लो, ये कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन में आपको या तो ये तीनों दे देंगे या ऑल ऑफ दी अबव दे देंगे, या फिर आपके तीन तीन आपके थिंकर दे देंगे,
ठीक है। तो उसमें आपको तीनों का ये पता होना चाहिए कि कार्ल पॉपर मानता है कि जो ओपन सोसाइटी के दुश्मन, बड़े दुश्मन है, वो प्लेटो, मार्क्स और हीगल है तीनों। ठीक है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। इसमें एसोसिएशन ऑफ आपका ये हो गया। जीन बोर्डिन का जो वर्क है एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, वो हमें पता है, कांट के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो स्मॉल स्टेट एंड कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन ये किसका है, तो सिटी स्टेट आपको दिमाग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने क्या बताया था, कितनी, 5040 आपकी पॉपुलेशन बताई थी सिटी स्टेट की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। प्लेटो, सरप्लस वैल्यू, मार्क्स। ठीक है, बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोला बोला जाता है। ठीक है, और रोल्स क्या हो गया, जस्टिस एस फेयरनेस, और प्लेटो क्या आ गया, फिलोसफर किंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रोल्स के कुछ वर्क देख लेते हैं। जब भी आप जॉन रोल्स पढ़ते हैं, ठीक है, रोल्स पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा रॉबर्ट नोजिक, आपको पढ़ना पड़ेगा डिवार्किन। इन तीनों ही थिंकर को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि रोल्स क्या कहता है, उसके अगेंस्ट नोजिक क्या कहता है, फिर डिवार्किन क्या कहता है। ठीक है, और रोल्स के अगेंस्ट ही जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अमर्त्य सेन जी हैं, उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दी थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैपेबिलिटी अप्रोच किससे रिलेट करता है, अमर्त्य सेन जी ने कौन सी अप्रोच दी। ठीक है, अब रोल्स के कुछ वर्क देख लेते हैं। रोल्स के हो गए, क्योंकि मैंने आपको तीनों का ही बताया है कि आपको रोल्स हो गया, नोजिक हो गया और डिवार्किन, इन सबको तीनों को साथ पढ़ना है। ठीक है, तो इन तीनों के ही वर्क देख लेते हैं। अभी रोल्स के इंपॉर्टेंट वर्क देख लेते हैं। ठीक है, रोल्स के इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या होंगे अपने, ये होंगे। एक तो हो गया अपना, एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए ये अगेंस्ट थे किसके, यूटिलिटेरियनिज्म के। यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, इनके वर्क कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अपने, थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, और कौन सा है, जस्टिस एज फेयरनेस, और कौन सा, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, और कौन सा है, द लॉ ऑफ पीपल। ये आपको सारे वर्क पता होने चाहिए रोल्स के। ठीक है, ये चार वर्क हो गए जो कि इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, ये रोल्स के हो गए। अब इसके अलावा ये आप देख लेना। ठीक है, नोट डाउन भी कर सकते हो। हमें ये पता होना चाहिए कि रोल्स अगेंस्ट था यूटिलिटेरियनिज्म के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ गया रॉबर्ट नोजिक के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि उनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या था, आपका क्या था, इनका वर्क था एक तो अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क था कि जो नोजिक का जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क आपसे मैच द फॉलोइंग में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डिवार्किन के जो वर्क है वो कौन कौन से, अपना एक हो गया लॉज एम्पायर। ठीक है, और कौन सा हो गया, टेकिंग राइट्स सीरियसली। ठीक है, और कौन सा था, आपका हो गया लॉज एम्पायर, हो गया टेकिंग राइट सीरियसली, हो गया, और अपना आएगा सोवरेन वर्च्यू, और आपका आएगा रिलीजन विदाउट गॉड।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डिवार्किन के जो वर्क है, लॉज, एम्पायर हो गया, टेकिंग राइट सीरियसली हो गया, सोवरेन वर्च्यू हो गया और रिलीजन विदाउट गॉड हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही जो थिंकर है, ये आपको ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन जी का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया ना अपना, हाँ, इसमें पूछ रहा है कि रोमन एम्पायर इमर्ज्ड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या, ग्रीक सिटी स्टेट। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिटी स्टेट का दिमाग में आते ही आपको रिलेट करना है प्लेटो एरिस्टोटल से, फिर रोमन एम्पायर को आपको रिलेट करना है कि जो एरिस्टोटल के जो शिष्य थे अलेक्जेंडर, उनसे रिलेट करना है, ठीक है। और उसके बाद अपना उसके पैरेलल फ्यूडल स्टेट भी चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो 30 ईयर्स ऑफ वॉर होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेशन स्टेट इवोल्व हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि द पब्लिक गुड ought टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ये किसने कहा था कि जनता की भलाई विधायिका का उद्देश्य होना चाहिए? ये किसने कहा था? ये द पब्लिक गवर्नमेंट ought टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। हाँ, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बेंथम, सही आंसर आएगा, ठीक है। होब्स का हमने देख लिया, जो वर्क थे, चारों वर्क हमने पहले क्वेश्चन में देख लिए थे, ठीक है। होप्स की जो स्टेटमेंट आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, पावर सीकिंग, ये सब देख लिया हमने। प्लेटो के सारे वर्क देख लिए हमने लगभग। मार्क्स का, एक तो इन्होंने हिस्ट्री में मैनकाइंड का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क क्या बताया था, वो था प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन कैसे बताया था इन्होंने कि इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री वन हैज टू लिव। अब ये काफी बड़ी स्टेटमेंट है, जिसमें कहता है कि इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री, हिस्ट्री बनाने के लिए एक को जिंदा रहना पड़ेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू लिव वन हैज टू ईट, एक को जिंदा रहने के लिए कुछ खाने की जरूरत होगी उसे। इन ऑर्डर टू ईट वन हैज टू प्रोड्यूस, तो खाने के लिए उसे कुछ ना कुछ उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। और मार्क्स ये कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो सोशल कॉन्सेप्ट है। तो मैन, यहाँ में मार्क्स भी इस चीज को सही बताते हैं कि आदमी जो है एक सोशल एनिमल है, ठीक है, सोसाइटी पे बेस्ड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक मार्क्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वो बताते हैं कि दिस इज नॉट आवर कॉन्शियसनेस विच डिटरमाइंस आवर एग्जिस्टेंस, दिस इज आवर एग्जिस्टेंस विच डिटरमाइंस आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वो एग्जिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, बेंथम के बारे में हमने देख लिया था, फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म आ गया अपना, ठीक है। और नेचुरल राइट को नॉनसेंस बोलते हैं, नॉनसेंस एस्पेक्ट उसको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि चर्च का अत्यधिक प्रभाव कि, किस एम्पायर के टाइम पे था, ठीक है। सिटी स्टेट के टाइम पे था, या रोमन एम्पायर, या फ्यूडल स्टेट। तो आपका फ्यूडल स्टेट हो गया, ठीक है, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब भी एक चीज और बता दूं, जब भी हम एंशंट की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, वहां पे रीजन को तवज्जो दी जाती थी, ठीक है। जब भी हम मध्यकालीन की, मेडिवल की बात करते हैं, तो वहां पे रिलीजन को तवज्जो ज्यादा दी जाती थी। तब भी हम मॉडर्न की बात करते हैं, तब साइंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले धर्म को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। मेडिवल टाइम पे हम देखते हैं, मध्यकालीन में धर्म को बहुत ही ज्यादा सबसे पहले ऊपर रखा जाता था हर चीज से, ठीक है। फिर धीरे धीरे मॉडर्न मॉडर्न स्टेट आते हैं, उसमें साइंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। और ज्यादातर पहले क्या होता है कि स्टेट को जो चर्च है, उनको धीरे धीरे हम जब देखते हैं, मैकेवली जब पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता लग जाए, फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि मैकेवली ने क्या किया था, स्टेट और चर्च को अलग अलग कर दिया था। लेकिन वहीं हम होप्स को पढ़ते हैं आपका, तो वो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पावर देते हैं स्टेट को, और वो कहते हैं कि स्टेट के अंडर ही क्या है, चर्च है, वो अलग अलग नहीं है, स्टेट के अंडर आता है चर्च। पहले क्या होता था कि चर्च ऊपर होता था, चर्च के अंडर स्टेट आता था। अब उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, स्टेट को एब्सोल्यूट पावर दे दी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
इसमें आपसे पूछ रहा है कि नोट पार्ट ऑफ होली रोमन एम्पायर, तो ये कैपिटलिस्ट नहीं थे उस टाइम पे। डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। बाकी सब नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है इन फ्यूडल स्टेट लार्ज स्टेट वर, कि कौन थे। हाँ, तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स जो हो गए, सीधा सीधा जिसके पास जमीन ज्यादा थी, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम था वो किस पे डिपेंड करता, तो फॉर द सर्वाइवल मेनली इंडस्ट्रीज स्लेव्स, क्या आ गया यहाँ पे, अच्छा ये क्या है, ये लैंड आएगा यहाँ पे, तो इसका सही आंसर आएगा सी, लैंड आएगा इस पे, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द होली एम्पायर प्रिंसिपली डिसइंटीग्रेटेड ड्यू टू, किस लिए डिसइंटीग्रेट करके, तो फॉरेन एग्रेशन नो, चैलेंज ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रियल मर्चेंट क्लासेस, ये सही आंसर आएगा आपका, बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स ये सबसे पहले कहाँ निकल के आते हैं, जो ट्रीटी ऑफ, मैंने आपको बताया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में 4 एलिमेंट कौन कौन से, एक तो स्टेट में क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट, और पॉपुलेशन, और क्या होनी चाहिए, सोवरेन होना चाहिए वो, और उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन टेरिटरी को लेके एक थिंकर है सीली, वो कहते हैं कि स्टेट है ना, वो बगैर टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है, ऐसे स्टेटमेंट आपकी बना दी जाए कि ये स्टेटमेंट किस थिंकर ने कही थी कि स्टेट जो है वो टेरिटरी के बिना भी सरवाइव कर सकता है, तो वो सीली आएंगे, ठीक है। और ये जो 4 जो कॉन्सेप्ट थे ये निकल के आए थे, इसमें से अपना देख लो, गवर्नमेंट सोवरेनिटी, टेरिटरी, टेरिटरी सोवरेन, पॉपुलेशन प्रेसिडेंट, पॉपुलेशन टेरिटरी गवर्नमेंट सोवरेनिटी, तो ये अपना क्या आ गया, सही आंसर सी निकल गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट क्या क्या आता है इसमें, एयर स्पेस भी ये पहले भी कर चुके हैं हम, सरफेस ऑफ द लैंड आ गया, कि 19 किलोमीटर भी आता है, या फिर 12 नॉटिकल माइल्स भी लिखा आ सकता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर। और हाई सी कहाँ से स्टार्ट होता है, यदि हाई सी भी आ जाए तो वो आपका स्टार्ट होता है 200 नॉटिकल माइल से, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपका सोवरेनिटी ऑफ स्टेट रेफर किससे रेफर करता है, कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल अथॉरिटी, यही ठीक है, इंटरनेशनल रिओर्गेनाइजेशन ना ना ना, ये नहीं आएगा, यूनाइटेड नेशन, ये सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। और सोवरेन, जब भी स्टेट आपके दिमाग में आए तो सोवरेनिटी ध्यान आनी चाहिए, और जब भी कोई सोवरेन बोले तो आपके दिमाग में स्टेट आना चाहिए, नेशन नहीं आना चाहिए, सोसाइटी नहीं आनी चाहिए, गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ स्टेट आना चाहिए। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोवरेन स्टेट, तो यूनाइटेड नेशन ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके WHO, ये इजी क्वेश्चन है, ये ग्रीस से ही आएगा, ठीक है। कैलिफोर्निया क्या है, जैसे इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, वैसे यूएस में एक डिस्ट्रिक्ट जैसे कैलिफोर्निया मान लो, ठीक है, तो वो सोवरेन नहीं आएगा, ग्रीस एक अपना देश है, वो सोवरेन है, ठीक है, स्टेट। नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि बेसिकली सिटीजनशिप है वो, हमें ये पता होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, वो ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बेसिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल इज ओनली फॉर वन स्टेट, टू स्टेट, एनी नंबर ऑफ स्टेट, हाँ, तो बेसिकली तो वन स्टेट आता है, ठीक है। अभी ड्यूल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इन सब में, लेकिन जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सॉवरेनिटी एलिमेंट्स किसका है, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आना चाहिए, जब भी मैं सॉवरेन बोलूँ आपके दिमाग में एकदम स्टेट हिट करना चाहिए, तो इसका जो आंसर आएगा स्टेट आएगा। नेशन क्यों नहीं है, क्योंकि नेशन, स्टेट और नेशन के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ये एक
कल्चर से रिलेटेड, फीलिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है नेशन। ठीक है, स्टेट हो गया, गवर्नमेंट सोवरेन नहीं होगी, सोसाइटी। कहीं भी आपकी स्टेटमेंट बने कि जहां स्टेटमेंट में दे रखा हो कि गवर्नमेंट सोवरेन है, स्टेट सोवरेन नहीं है, या सोसाइटी सोवरेन है, स्टेट सोवरेन नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, सिर्फ स्टेट सोवरेन है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड स्टेट क्या है। स्टेट हैज sovereignty and laws were binding on the citizens. Society is much older than institution. State is the product of society. ये ठीक है कि स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि यदि एरिस्टोटल का भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, सोसाइटी फॉर्म करता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, स्टेट बनता है। तो पहले आपका सोसाइटी फॉर्म करता है। यदि कोई भी आपसे पूछे कि इन दोनों में से कौन सा पुराना है, सोसाइटी पुरानी है, स्टेट पुराना है, तो सोसाइटी सबसे पुरानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसने कहा था कि मैन आर इक्वल बाय नेचर, सोसाइटी थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ। अच्छा, जब वो पैदा होते हैं तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन उसके बाद सोसाइटी में क्या है, जो प्रॉपर्टी के जो राइट हैं वो उन्हें अनइक्वल बना देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा, रूसो का आएगा। क्यों? क्योंकि रूसो का एक वर्क है, हमने कहा जैसे इमाइल देख लिया, एजुकेशन पे हो गया रूसो का वर्क। एक अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट देख लिया हमने, ठीक है, जो जिसमें वो स्टेट ऑफ नेचर को पॉजिटिवली बताते हैं। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज हमने देख लिया, जिसमें वो मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बिहाफ पे उनको बोला था, उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, बैक टू नेचर। लेकिन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में उनका एक वर्क है, डिस्कोर्सेज ऑन इन इक्वालिटी। ठीक है, जिसमें वो दो टाइप की इनइक्वालिटी बताते हैं। कौन कौन सी? एक तो होगी नेचुरल और एक होगी मोरल। और नेचुरल में कौन कौन सी एक आदमी में इनइक्वालिटी हो सकती है? नेचुरल तो हो गया कि भाई जेनेटिक, किसी में इनइक्वालिटी, तो उसको तो हम हटा नहीं सकते। मोरल जो आपकी इनइक्वालिटी है उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी ये अपना कॉन्सेप्ट किसका है, रूसो का है, जिसमें दो टाइप की इनइक्वालिटी वो बताते हैं। किसी भी इंसान में वो नेचुरल वे में आ सकती है, मॉरल वे में आ सकती है। इसीलिए वो कहते हैं कि नेचर ने सभी आदमियों को इक्वल ही दर्जा दिया है, सबको बराबर ही पैदा किया है। लेकिन उसके बाद सोसाइटी में क्या होता है कि कौन कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से उसका स्टेटस देखा जाता है। ठीक है, कि उसका स्टेटस क्या है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे ऊपर है, कौन किससे नीचे है। तो इसमें डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी है, इसमें रूसो बताता है आपका ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मार्क्स का हमने देख लिया था, जो वर्क है इंपॉर्टेंट एंजल के साथ। लोग का हमने ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसका मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्लीन स्टेट। ठीक है, हीगल के वर्क हमने देख लिए थे पीछे जो क्वेश्चन किए। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट विच इज कंप्रेहेंस फोर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। तो इसका, अच्छा, फोर एलिमेंट्स। तो यदि वैसे कॉन्टेम्परेरी तरह में स्टेट का सबसे पहले यदि यूज किया गया था तो मैकेवली आएगा। लेकिन उन्होंने चारों जो एसेंशियल जो चीजें हैं उनके बारे में बात नहीं की थी, तो इसका जो आंसर आएगा वो अपना सी से ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक या दो कॉन्सेप्ट की बात की थी, जैसे गवर्नमेंट रिपब्लिक होनी चाहिए, ठीक है, और स्टेट के पास पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, इन सब के बारे में बात किया था। लेकिन जो फोर जो एलिमेंट अभी हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के टाइम पे देखे थे, उन सब के बारे में जिक्र नहीं किया था। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट कम्स टू एन एंड व्हेन। अच्छा, जो स्टेट का एग्जिस्टेंस कब खत्म हो जाता है? या तो भाई उसकी सॉवरेनिटी चली जाए, सबसे बड़ी चीज तो स्टेट के लिए वही है कि इट्स गवर्नमेंट इज डिसमस एंड कू हो जाए, इट कम्स विद मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री यूनियन। हाँ, इफ, ये क्या है, ये गड़बड़ है। हिंदी में क्या है, यदि यह किसी विदेशी आक्रमण पे अपनी स्वतंत्रता। हाँ, ये सही है, सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, कि अपनी जो अपनी फ्रीडम है वो खो दे, क्योंकि सॉवरेनिटी गई तो स्टेट गया। नेक्स्ट इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। देयर इज नो डिफरेंस स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये कैसे हो सकता है? स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, नेशन एंड स्टेट मीन द सेम। ये कैसे हो सकता है? नेशन और स्टेट एक जैसे कैसे?
नेशन एट इट ओरिजिन फ्रॉम द सोसाइटी, ये ठीक है। डी इसका सही आंसर आएगा कि ये सिर्फ सोसाइटी से निकल के आते हैं। स्टेट हो गया, नेशन हो गया, सब ठीक है, सोसाइटी सबसे पुरानी। नेक्स्ट, रूसो, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका। प्लेटो कितना बताता है? 5040। रूसो कितना बताता है यहाँ पे? 10,000। क्यों बताता है? क्योंकि एक तो रूसो को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो मतलब ये प्रमोट करेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और छोटी पॉपुलेशन होगी स्टेट की, तो लोगों के बीच में भी बॉन्ड जो है वो अच्छा बना रहेगा, ठीक है। सोसाइटी में केओस नहीं होगा, अराजकता नहीं फैलेगी, ठीक है। तो यह ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। 10,000 पॉपुलेशन इन्होंने बताया। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर इक्वेटेड द स्टेट विद सोसाइटी बिकॉज बोथ हैव सेम मॉरल पर्पस। अच्छा, कि स्टेट और सोसाइटी को इक्वल रखता है कि उनके जो मॉरल पर्पस है वो सेम है। तो ये अपना क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना अर्नेस्ट बार्कर, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा अर्नेस्ट बार्कर ही इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। हम सबसे पहले यदि देखें तो एडमंड बर्क तो क्रिटिसाइज कहाँ करते? फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते। और यदि अर्नेस्ट बार्कर के यदि कुछ वर्क देखें तो वो हो गया द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, और क्या था? पॉलिटिकल वर्क ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है आपको, ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। कि स्टेट हैज इट्स रूट्स इन द सोसाइटी, स्टेट एंड सो सही है। गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, और नेशन एंड स्टेट हैव आइडेंटिकल मीनिंग, ये कैसे हो सकता है? मैंने बार बार आपको बताया कि स्टेट और नेशन में डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो जो आइडियल स्टेट है विद परफेक्ट जस्टिस अंडर द फिलोसफर रूलर वाज पिक्चर्ड बाय, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्लेटो रिपब्लिक, ठीक है। लिवाइथन में सुप्रीम पावर देता है, एरिस्टोटल पॉलिटिक्स में अलग चीजें, मैकेवली द प्रिंस, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग स्टेट अपहोल्ड यूनिवर्सलिटी, तो ये आएगा स्टेट को जो सबसे ऊपर रखता है आइडियलिस्ट हीगल। स्टेट अपहोल्ड द डोमिनेंट इंटरेस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट के लिए काम करता है, तो मार्क्स आ गया। स्टेट एज मोनोपली, अब ये है क्या? स्टेट इज एन एबल इमीडिएटली एंड आउटराइटली रिजेक्टेड, ये पावर आ गया अब इसका, और ये आएगा इससे रिलेट करेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉवरेनिटी, तो ये ठीक है, परमानेंस इंडिजिबिलिटी, ये नहीं है, तो डी इसका सही आंसर है। काफी बार आपको ऑप्शन में इंक्लूसिवनेस आता है, ठीक है, ये लिखा आता है जब भी इसके फीचर पूछता है, तो इंक्लूसिव नहीं, लेस नहीं आएगा, वो एक्सक्लूसिवनेस आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड काफी बार क्वेश्चन में डालते कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सोवरेनिटी वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, अच्छा, सोवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बॉर्डिन, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के बारे में जब भी बात करते हैं तो जीन बॉर्डिन हो गया, बेन आपका होप्स हो गया, सॉरी, यही दो नाम आते हैं। अब ये कहते हैं कि सिटीजनशिप किससे, राइट्स, सोविडेंट ड्यूटीज एंड लॉ, तो इसका जो है आंसर आएगा डी, इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन अकॉर्ड सेंट्रल टू द नेशन ऑफ सिटीजन, थियोक्रेसी, ये नहीं है, नहीं, बी सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि अभी तक जो हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं वो आपको
कुछ ना कुछ उनसे हेल्प मिली होगी, ठीक है? और ये आपके रिवीजन को बहुत ही स्मूथ कर रहे होंगे, ठीक है? आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। तो ऐसी वीडियो हमने आपको बताया है कि जो 3000 एमसीक्यूज़ अपने एग्ज़ाम होने तक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जो हमने जो चैनल हो गया और अपनी जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे जो कोर्स के बारे में जो डिटेल दी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं यदि दिसंबर 2024 के तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है? और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसके रिगार्डिंग यदि पीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट है, पीजीटी या टीजीटी में यदि ये सब्जेक्ट आने ही हैं, तो ये जो वीडियोज़ है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, ठीक है? और जुड़े रहें लर्निस्टी यूट्यूब चैनल के साथ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।